हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इरेडा की एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ के बारे में जानने वाले हैं, जिस न्यूज़ की वजह से हमें इरेडा के शेयर के अंदर पिछले ट्रेडिंग डे यानी कि फ्राइडे को 5% की अपर सर्किट के साथ तेज़ी देखने को मिली थी। तो जानेंगे कि ऐसी कौन वो रीज़न थी जिसकी वजह से हमें इसके शेयर में तेज़ी देखने को मिली है और क्या ये तेज़ी आगे भी हमें देखने को मिलेगी या नहीं, ये भी जानेंगे। एंड सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि इरेडा है क्या और किस फील्ड में ये काम करती है, इनका फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं हम इरेडा से। तो देखो, इरेडा एक गवर्नमेंट की कंपनी है जो कि रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है। इसका फुल फॉर्म देख सकते हो, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो बेसिकली ये एक एनबीएफसी कैटेगरी की कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसका काम है फाइनेंस करना। ठीक है, मतलब ये लोन देती है उन लोगों को जो रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है। जो भी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये कंपनी खर्च करती है, फाइनेंस करती है, लोन देती है। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रकार से इनका बिजनेस चलता है, फाइनेंस का काम करती है ये। ठीक है, लोन देने का काम करती है रिन्यूएबल सेक्टर को, रिन्यूएबल के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो सिंपल आप लोग समझ चुके होंगे। और ये गवर्नमेंट की ही कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। ठीक है, और हाल फिलहाल ही इसकी आईपीओ आई है। और इसके अंदर देखो, लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि रिन्यूएबल सेक्टर इंडिया की काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। और रिन्यूएबल के जो भी मतलब स्टॉक्स या फिर कंपनी की बात करें, उनमें भी काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो उन्हीं में से एक ये इरेडा भी है, जो कि सबसे मेन काम तो यही करती है इरेडा ही। यार, रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो नीड ये इरेडा पूरी करती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिन्यूएबल सेक्टर में इसकी है। तो इसलिए यहाँ पर इरेडा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग बुलिश हैं। चाहे ट्रेडर्स की बात करें या फिर इन्वेस्टर्स के भी, ट्रेडर्स के लिए तो मौका मिल गया है। और देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। अभी सारी चीज़ों को अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो न्यूज़ की हम बात करेंगे कि ऐसी क्या न्यूज़ आई इरेडा के अंदर जिसकी वजह से हमें तेज़ी देखने को मिली। तो देखो, इरेडा का यहाँ पर जैसा कि बिजनेस आपको पता है कि फाइनेंस करती है, तो फाइनेंस करने के लिए इनको जितना ज़्यादा चाहिए पैसा उतना मिलना चाहिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा इनके पास पैसा रहेगा उतना ज़्यादा ये लोगों को लोन दे पाएगी, और जितना ज़्यादा लोन देगी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट के रूप में इनको प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक है, तो इरेडा जो है वो 24,200 सीआर यानी 24,200 करोड़ का फंड जुटाने वाली है अपनी कंपनी के लिए। और ये पैसे को क्या करेगी, फाइनेंस करेगी। ठीक है, रिन्यूएबल सेक्टर में जो भी कंपनीज आएंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे इनके पास लोन लेने के लिए, उनको मदद करेगी, फाइनेंस करेगी। ठीक है, और गवर्नमेंट का भी चूंकि बहुत ही ज़्यादा फोकस है रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर, तो अगेन यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपनीज काम कर रही हैं, तो सबको पैसे की ज़रूरत है। और ऐसे में इरेडा के पास पैसे की कमी हो जाती है, तो फिर फाइनेंस कैसे करेगी, रिन्यूएबल सेक्टर बढ़ नहीं पाएगा। तो ऐसे में इनका भी फ़ायदा है, और जो भी रिन्यूएबल सेक्टर के कंपनीज हैं उनको भी पैसा मिल जाएगा, ताकि वो अपनी कंपनीज को एक्सपेंड कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों को लोन देने के लिए, फाइनेंस करने के लिए ये 24,200 करोड़ का फंड जुटाने वाली है, ऐसा न्यूज़ आया है। और इसके लिए ये लोग 28 मार्च को बोर्ड मीटिंग भी करने वाले हैं। अभी तो यहाँ पर सिर्फ तेज़ी देखने को मिली थोड़ी सी। बोर्ड मीटिंग में अगर कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है जो कि काफ़ी बेहतर होता है, तो यार यहाँ पर और भी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिलेगी इरेडा के शेयर में। ठीक है, तो मीटिंग के वक्त और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। और वैसे तो तेज़ी अभी भी मिलेगी देखने को। ठीक है, 28 मार्च के बाद हो सके तो और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मेन यही रीज़न है कि ये फंड जुटाने वाली है 24,200 करोड़ का फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, फाइनेंस करेगी तभी जब इनके पास पैसे रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जुटाने वाली है फंड। देखो गाइस, एक चीज़ और मैं आपको बोलना भूल गया था कि ये लोग जो फंड है वो कैसे रेज करने वाले हैं। तो ये लोग फंड रेज करने वाले हैं बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, बॉन्ड्स या फिर इसी तरह की जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके थ्रू। आप लोग सोचोगे कि यार स्टॉक मार्केट के थ्रू क्यों नहीं कर रहा है, तो भाई देखो, इनको क्या है कि इक्विटी अगर डायलूट नहीं करना है तो क्यों स्टॉक मार्केट के थ्रू फंड रेज करेंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या है कि अपना इनको इक्विटी बेचना पड़ेगा, अपना शेयर बेचना पड़ेगा। और अगर ये अपना शेयर नहीं बेचना चाहते हैं तो फिर ये बॉन्ड्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, तो बॉन्ड्स के थ्रू ये लोग कर्ज उठाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोग 24,200 करोड़ का फंड जुटाने वाले हैं।
और इसके लिए 28 मार्च को इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग। तो देखो, जैसा कि आप सभी को मैंने बोला था कि ये क्या काम करती है, वो सारी चीज़ें कंपनी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, 5% की तेज़ी यहाँ पर देख सकते हो, एंड ये कंपनी का नाम। चलो आगे यहाँ पर इनके फंडामेंटल्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो, कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो 37,266 करोड़, तो ये एक मिड कैप कंपनी है। एंड यहाँ पर पी की बात की जाए, स्टॉक का पी, तो स्टॉक का पी है 43, ठीक है, और इंडस्ट्री पी है 16, देख सकते हो। तो अभी भी ये काफ़ी महंगा है ये स्टॉक, और पहले तो और भी ज़्यादा महंगा थी, अभी तो गिरी हुई है तो थोड़ा सा यहाँ पर महंगा थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी ओवरऑल महंगा ही है। अब यहाँ पर आरओसी की बात करें तो 8.17%। डेट यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा है, 40,165 करोड़। डेट टू इक्विटी रेशियो देखो 6.77%। तो ऐसे में आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो कर्ज बहुत ही ज़्यादा है, इसके ऊपर 6.77 डेट टू इक्विटी है। तो देखो, हो सकता है तो आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, जो एनबीएफसी होते हैं या फिर जो भी फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, उनके ऊपर डेट मिलना लाजमी है, क्योंकि मेन इनका जो प्रोडक्ट है वो पैसा ही होता है। तो पैसे का इनका बिजनेस होता है, पैसा ये लोग उठाएंगे नहीं कहीं से तो दूसरों को कैसे देंगे लोन के तौर पे। तो ये लोग कर्ज उठाते हैं, थोड़े से कम रेट पर मिल जाए तो बढ़िया है। 8% के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर इनको मिल जाए कर्ज, तो ये लोग कर्ज ले लेते हैं, बाकी लोन वगैरह देकर 12% 14% वसूल कर लेते हैं, तो बाकी बीच का जो बचा वो अपना प्रॉफिट। तो इसलिए इनके पास फंड की कमी होने की वजह से ये लोग कर्ज लेते हैं, और ज़रूरी है कर्ज लेना इनको, क्योंकि कर्ज लेंगे नहीं तो इनके पास पैसा कैसे आएगा। तो कैश इनको चाहिए ही चाहिए। ये लोग कर्ज नहीं लेंगे तो यहाँ पर फिर दूसरों को कर्ज कैसे देंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये लोग खुद से नोट प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आगे कुछ रेशियो देख लेते हैं। करेंट प्राइस तो 139 का है, एंड उसके बाद आरओई 15.4%, और यहाँ पर हाई था स्टॉक का 215 और लो है 50 का। प्रमोटर होल्डिंग देखो काफ़ी बेहतर है, यहाँ पर 75% का है, ठीक है, जो कि एक भी प्लेस्ड नहीं है। अब यहाँ पर इनके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देख सकते हो 869, 1143, 1177, 1253 रेगुलर यहाँ पर बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, और भी नेट प्रॉफिट की बात अगर हम करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है कंसिस्टेंसी के साथ, 201, 295, 285। यहाँ पर थोड़ा सा 10 करोड़ की कमी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर यहाँ पर 336, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर एक दो क्वार्टर थोड़े से खराब आ जाते हैं, लेकिन कंपनी पूरी की पूरी अच्छी है, किसी इन्वेस्टर को पूरा विश्वास है, पूरा कंपनी पर रिसर्च किया हुआ है, तो एक दो क्वार्टर में रिजल्ट थोड़े से खराब भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मेन यहाँ पर जो ईयरली रिजल्ट है वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छी तरह से इनका कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहा है। 2020 में 2360, 21 में 2655, फिर यहाँ पर 2860 और फिर 3483। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर रेवेन्यू इनका बढ़ा है। एंड उसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी देख सकते हो 215 से फिर 346, फिर 634, फिर 865। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देख सकते हो ईयरली वाइज इनका प्रॉफिट बढ़ा है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम ये डब्बों को चेक करेंगे, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। तो 10 साल 5 साल का तो डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 साल का देखो सेल्स ग्रोथ 14% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 22%। अब यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल में 59% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 36%, ठीक है। उसके बाद स्टॉक प्राइस CAGR यहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल 5 साल का अवेलेबल नहीं है, 3 साल का और लास्ट ईयर का अवेलेबल है 15%, ठीक है। चलो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलकर रिन्यूएबल का सेक्टर ब्राइट है और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल सेक्टर में, तो आई थिंक यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए इनको, ठीक है। साथ ही साथ ये जो मेन काम कर रही है फाइनेंस करने का, तो इनका बिजनेस भी ठीक चलने का चांस है। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट की एक कंपनी है, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता रहना चाहिए। अब यहाँ पर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स की देख सकते हो 75%, FIIs 1.88% और DIIs 4.37%, पब्लिक 18.75%। तो पब्लिक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होल्ड करके बैठा हुआ है, क्योंकि पब्लिक यार बहुत ही ज़्यादा इस पर बुलिश है। ये IPO के टाइम से लोगों के एकदम क्या बोले, लोगों के मन में एकदम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इसके लिए पॉजिटिविटी है, और होना भी चाहिए, क्योंकि यार ऐसा अभी सिनेरियो भी है, और हमारे जो वर्तमान के PM हैं वो भी रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए
ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दिसंबर 2023 का क्वार्टर है। अभी नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे कैसा यहाँ पर ये प्रमोटर्स का ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो अभी और भी डेटा अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम इनके चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो इनका चार्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये अप्रोक्स 40-50 के लेवल पर यहाँ पर ये जब लिस्टिंग हुई थी आईपीओ के बाद उस टाइम का है। तो जिनका आईपीओ लगा था और या फिर यहाँ पर भी शुरू में जब लिस्टिंग डे थी उस वक्त भी अगर एंट्री लिए होंगे और अभी तक होल्ड कर रहे होंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर तो और भी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था। अब देखो यहाँ पर से यहाँ तक गया 124-25 का लेवल, फिर उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया 100 के लेवल पर, एंड उसके बाद फिर से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेजी हमें देखने को मिली है। ये किस टाइम मिली थी? जब बजट आने वाली थी। यहाँ पर हाई इनका लग गया था लगभग 214 से 15 रुपया के लेवल पर, ठीक है। और देखो क्या हुआ था, यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा लोग बुलिश थे, तो ऐसे में स्टॉक प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए, यहाँ पर किसी ने इन्वेस्ट कर दिया, किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। फंडामेंटल्स या फिर और कुछ भी नहीं देखने जा रहे हैं कि स्टॉक महंगा या सस्ता। स्टॉक डेली डेली बढ़ रही थी, डेली डेली प्राइस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी। तो ऐसे में लोगों ने सोचा कि यार हम भागते हुए इसको पकड़ लेंगे। ऐसे में जो क्या था मन में जो फोमो आ जाता है वो था कि मैं इसे मिस ना कर दूं, कहीं ना ये लेवल 500 में पहुंच जाए या 1000 में पहुंच जाए, इसलिए लोग जहां मिले वहीं पकड़ के बैठ रहे थे। अब क्या हुआ, बजट के बाद यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो गई। जिन्होंने यहाँ से खरीद रखा था यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट कर दिया, या फिर यहाँ से भी खरीद के यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ से पूरा गिर कर एकदम 125 के लेवल पर आ गई। यहाँ पर लो शायद 122 का था, ठीक है। तो 124-25 के लेवल तक गिरकर आ गई। अब जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था उनको तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। तो ऐसे में उन लोगों को एकदम दिमाग खराब हो गया। खरीदते वक्त वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टर थे, चलो भाई होल्ड करूँगा 2 साल 10 साल जितना भी करना होगा, ऐसा सोच के साथ। अब यहाँ पर जब 5 रुपये भी गिरा तो यहाँ पर लोग ट्रेडर बन गए कि भाई 5 रुपये का नुकसान हो रहा है पर शेयर पे। तो अभी तो यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ से गिर चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लोग डिमोटिवेट हैं। अब यार मैं अपनी बताऊँ तो यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्ट करता, अगर मैं मान लो इधर इधर भी इन्वेस्ट करता लॉन्ग टर्म का विजन रख के, तब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म की सोच रख रहा हूँ। और अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट 5-6 महीने में ही गिरावट देखकर यहाँ पर मैं निकल जाऊँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर कंपनी के अंदर कुछ खराबी नहीं है, एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से स्टॉक गिर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पर मैं एवरेज करूँ। जो भी प्राइस हाई पर लिया है तो थोड़ा सा हमारा एवरेज हो जाएगा, तो मैं वो करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये मैं अपनी बता रहा हूँ, आपको मैं कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर कुछ भी बाई या सेल करो, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, 5% की तेज़ी देखने को मिली है इसके अंदर। तो देख सकते हो 138 के प्राइस पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये सपोर्ट लिया है और कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को हमें मिला है, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ से न्यूज़ के बाद हो सके तो क्या पता आगे जा सकती है। यहाँ पर देखो एक लेवल है, ये 150 का लेवल है आई थिंक, हाँ 150 का लेवल है यहाँ पर। तो 150 के लेवल पर अगर ये तोड़ देता है, इसे ब्रेक कर देता है और आगे बढ़ता है, तो फिर और भी ज़्यादा आगे जाने के चांसेस लग रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर देखो एक इस प्रकार से ट्रेंड बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इसी प्रकार से यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई यहाँ पर अगर बनकर फिर से नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि और कितना नीचे जाएगा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि न्यूज़ पॉजिटिव है तो यहाँ पर चांसेज हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि मार्केट में कुछ भी आप गारंटी दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो 150 या फिर 160 का लेवल भी एक रेजिस्टेंस का है, ठीक है। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं ये लेवल्स अगर ब्रेक हो जाए तो यहाँ पर और भी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, अगर कंपनी में सारी चीज़ें ठीक रही, अगर कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आया तो। और अभी देखते हैं आगे जब मार्केट ओपन होगी मंगलवार को, तब कैसा रहता है सिनेरियो यहाँ पर, ठीक है। सो अभी अगर मैं अपनी बताऊँ तो यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करने की सोच रहा था, लेकिन मेरे पास फंड की कमी हो गई थी और भी दूसरे सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर मैं इन्वेस्ट किया था, इसलिए यहाँ पर मैं उतना ज़्यादा नहीं माल उठा पाया, थोड़ा सा ही है मेरे पास, उतना कुछ ज़्यादा स्टॉक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो गाइस अभी यहाँ पर हम लोगों ने इरेडा के ऊपर काफ़ी सारी डिस्कशन किए हैं। जैसे इरेडा के ऊपर जो बड़ी गुड न्यूज आई है उसके बारे में हमने जाना,
फिर यहाँ पर इनके फंडामेंटल्स को देखे हैं एंड उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि किस प्रकार की कंपनी है। अब देखो यहाँ पर न्यूज़ के अनुसार अगर बोला जाए या फिर सेक्टर के अनुसार बोला जाए तो यहाँ पर सेक्टर इनका काफ़ी अच्छा है, तो हो सके तो हमें आगे भी ग्रोथ देखने को मिले इस कंपनी में। तो आगे देखते हैं, अगर गवर्नमेंट का भी एक रोल माना जाता है, अगर गवर्नमेंट आगे चलकर हमारी यही पीएम मोदी जी रहे तो हो सके तो यहाँ पर और भी तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर पीएम मोदी जी इलेक्शन में हार जाते हैं तो यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान के जो हमारे पीएम है उन्होंने बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। जैसे सूर्योदय योजना की बात करें तो आगे देखते हैं कैसा यहाँ पर सिनेरियो रहता है। वैसे 28 मार्च के बाद हो सके तो यहाँ पर जो भी डिसीजन आएगा उसके अनुसार और भी तेज़ी मिलने के चांसेज हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पर आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। वैसे आपको मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर आपसे को मैं कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर बाय या फिर सेल करो, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ भी करना है तो आपको पहले इसके बारे में पूरी रिसर्च खुद से करनी है, पूरा एजुकेशन लेना है, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करना है, ठीक है। तो अगर अभी भी आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।